नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा अध्याय जो है कृषि। इसके पहले दो पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पार्ट थर्ड यानी भाग 3। और इसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख रूप से देखेंगे भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। आप जानते हैं भारत में उगाई जाने वाली फसलों में खाद्यान्न फसलें यानी अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, तिलहन वाली फसलें, पेय फसलें, बागानी फसलें आदि हैं, जिसका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आज प्रमुख रूप से जो हम अध्ययन करेंगे वह खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, यानी अनाज वाली दाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं, उसके बारे में करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चलिए देखते हैं क्या है खाद्यान्न फसल। इसमें देखेंगे प्रमुख खाद्यान्न फसल। सबसे पहले चावल के बारे में हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। चावल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम यहाँ नोट किए हैं, इसको देख लेते हैं। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक है, यानी प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। और उत्पादन की दृष्टि से विश्व स्तर पर भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता यानी नमी की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए चावल की कृषि के लिए। मृदा की बात करें कि कौन सी मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है, तो बलुई दोमट मृदा भी उपयुक्त है और काली मृदा जिसमें नमी धारण की क्षमता अधिक होती है, यह भी चावल की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो ये था चावल के बारे में। भौगोलिक परिस्थितियां कौन सी होनी चाहिए इसके बारे में अब देखते हैं आगे हम लोग। चावल उत्पादक क्षेत्र को कि चावल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। प्रमुख रूप से देखेंगे कि चावल उत्पादक क्षेत्रों में उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र और जो डेल्टाई क्षेत्र है नदियों के, यह चावल उत्पादक क्षेत्र हैं, जहां चावल का उत्पादन अधिक होता है। ये अपेक्षाकृत भारी वर्षा वाले भी क्षेत्र हैं, जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की खेती की जाती है, जहां पर सिंचाई की उचित व्यवस्था है। देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चावल की कृषि जो है नहरें निकालकर और नलकूप के द्वारा सिंचाई करने से होती है, यानी यह एक सिंचित क्षेत्र है, जिसके कारण इधर भी चावल उगाया जाता है। देखें कि चावल उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए कि चावल उत्पादन, तो चावल उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य जो है, उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। अगर बात करें उत्पादकता की, तो उत्पादकता की दृष्टि से पंजाब राज्य अग्रणी है, पंजाब। और चावल उत्पादन का क्षेत्र सबसे ज्यादा देखा जाए किस राज्य में है, तो वह है चावल उत्पादन का क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है।
यानी पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पे चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और उत्पादकता में पंजाब है। इसका मतलब यह है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा चावल उत्पादित करने वाला राज्य पंजाब है। तो ये अंतर होता है, उत्पादकता यानी कम क्षेत्र पर अधिक उत्पादन करने वाला राज्य और उत्पादन यानी अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, और क्षेत्र यानी ज्यादा क्षेत्र पर चावल की खेती की जाती है। भूमि क्षेत्र अगर है तो वह है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो पश्चिम बंगाल राज्य है, उड़ीसा है, असम है, तमिलनाडु राज्य है, यहां पर वर्ष भर धान की खेती की जाती है, चावल की कृषि की जाती है, जिसमें 3 प्रजातियां प्रमुख रूप से बोई जाती हैं। वह है आस, अमन और बोरो। यह 3 प्रजातियां हैं जो प्रमुख रूप से बोई जाती हैं, वर्ष भर बोई जाती हैं। औस शरद ऋतु में अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है, अमन शीत ऋतु में बोई जाती है और बोरो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली धान की प्रजाति है। ठीक है, तो इतना आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि चावल के बारे में स्पेशली पूछ लिया जाता है कि चावल की भौतिक जो है परिस्थितियां और उसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। आगे इसी प्रकार देखते हैं गेहूं के बारे में। तो गेहूं चावल के बाद दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और देखेंगे कि यह एक रबी ऋतु की फसल है। धान खरीफ ऋतु की फसल है जबकि गेहूं रबी ऋतु की फसल है। इसे उगाने के लिए देखें कि समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और तापमान औसत 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। एक तथ्य यह भी है कि बोने के समय यानी गेहूं की जब बुआई की जाती है तो देखेंगे शीत मौसम होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए और काटते समय ग्रीष्म ऋतु यानी चमकदार धूप होनी चाहिए। ये इसके लिए भौतिक परिस्थितियां हैं गेहूं उत्पादन के लिए। मृदा की बात करें तो बलुई दोमट मृदा गेहूं उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो गेहूं उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो एक और जहां धान का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उत्तर पूर्वी भारत है, वहीं गेहूं का उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके क्षेत्र को प्रमुख रूप से हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक गंगा और सतलज का मैदान और दूसरा जो मालवा का पठारी क्षेत्र है। मालवा का जो पठारी क्षेत्र है काली मृदा का, वो देखेंगे कि गेहूं उत्पादक का क्षेत्र है। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है जबकि उत्पादकता में आपका पंजाब भी है, गेहूं में भी और चावल में भी उत्पादकता में प्रथम स्थान पंजाब का आता है। ठीक है, तो ये था इसके क्षेत्र के बारे में और भौतिक परिस्थितियों के बारे में। अब देखते हैं आगे जो खाद्यान्न फसलों में आती हैं मोटे अनाज वाली फसलें। मोटे अनाज वाली फसलें यानी मिलेट, इसमें कौन कौन सी फसलें हैं? ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का। ये ऐसी फसलें हैं जो पोषक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है,
पहले देखते हैं ज्वार के बारे में, बारी बारी से थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। ज्वार जो है देखेंगे कि तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी तीसरा स्थान रखती है, यानी खाद्यान्न जो उगाया जाता है इसमें। ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का आता है। ठीक है, आगे देखिए बाजरा। बाजरा जो है चारे के रूप में और अनाज के रूप में दोनों रूपों में प्रयुक्त किया जाता है और इसके लिए बलुई, उथली, काली मृदा उपयुक्त होती है। और देखेंगे कि प्रमुख रूप से इसकी कृषि राजस्थान में की जाती है, यानी राजस्थान अग्रणी उत्पादक राज्य है बाजरे का। और इसके अलावा गुजरात, हरियाणा भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आगे बात करते हैं रागी की। तो रागी भी एक मोटे अनाज वाली फसल है जो शुष्क मौसम की फसल है, एक शुष्क मौसम की फसल है। इसके लिए लाल, काली और बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, और इसका अग्रणी उत्पादक राज्य जो है आपका कर्नाटक है। ठीक है, तो जो भी हम महत्वपूर्ण बिंदु आपके बीच बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसको आप नोट करते रहिए और 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, ओके। फिर आगे हम देख लेते हैं मक्का के बारे में। मक्का में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है और यह भी बाजरे की भांति देखेंगे चारे और अनाज दोनों के रूप में प्रयुक्त की जाती है। मक्का ऐसी फसल है जो कि तीनों ऋतुओं की फसल है, लेकिन प्रमुख रूप से देखा जाए तो ये खरीफ ऋतु की फसल है। बिहार में रबी ऋतु में मक्का को उगाया जाता है और देखें तो इसके लिए पुराना जलोढ़ मृदा उपयुक्त मानी जाती है और 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये था मक्का के बारे में। इसका क्षेत्र कर्नाटक अग्रणी उत्पादक राज्य है। आगे देखते हैं फिर दलहनी फसलों के बारे में। दलहनी फसलें यानी दाल वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तूर, जिसको हम अरहर कहते हैं या हम लोग आम बोलचाल में बोल देते हैं रहर। ठीक है, तो वही अरहर या तूर। मूंग, उड़द, चना, मटर, ये भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलें हैं। ठीक है, भारत विश्व में देखा जाए तो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं, जिसमें दाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। दाल उत्पादन में देखा जाए तो उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान मध्य प्रदेश का है और अकेले यदि तूर को देखा जाए, यानी तूर अरहर के उत्पादन में, तो तूर अरहर के उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का आता है। ठीक है, तो आज था ये प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में। आगे हम कुछ अन्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो बहुत कम देख रहे हैं आप लोग, और जो भी वीडियो देखें पूरा देखें और देखने के बाद वीडियो यदि अच्छा लगता है तो ही आप उसको सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करते हैं। ठीक है, और मैं आपके साथ जितनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं भी उम्मीद रखता हूँ
कि आप भी हमारे साथ मेहनत करें और पीछे न रहें। पूरी तरीके से मैं वीडियो आपके बीच पहुंचाऊंगा और साथ ही साथ PDF लिंक में मैं आपका पूरा भेजूंगा, इसके नोट्स भी। ठीक है, तो वहाँ से आप नोट भी कर लेंगे और कोई समस्या होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स।